अच्छा जी, अब इस चैप्टर 10 में क्या क्या रहा है? टेम्परेरी ऑर्डर्स इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, यानी ये टेम्परेरी किस्म के ऑर्डर दिए जाएंगे। 144 का सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? इन केसेस वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द जिला नाज़म अपॉन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अब ये पहली बात आ गई कि ये दफ़ा 144 का टेम्परेरी ऑर्डर कौन कर सकता है। अब यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि जी ज़िला नाज़म करेगा। अब ये ज़िला नाज़म कहाँ से आते हैं? लोकल बॉडी के, ऑब्वियसली अगर इलेक्शन होंगे तो ही ज़िला नाज़म होंगे ना। लेकिन यहाँ पे 1 में क्या है, ये मेन पावर किसके पास है? ज़िला नाज़म के पास। और रिकमेंडेशन किसकी होनी चाहिए? डीएसपी की या ईडीओ की? इन दो की रिकमेंडेशन पे देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन एंड इमीडिएट प्रिवेंशन एंड स्पीडी रेमेडी इज डिजायरेबल। तो यहाँ पे ये जेन में रख लें, ये ज़िला नाज़म के पास पावर है। ईडीओ और डीएसपी इनकी रिकमेंडेशन पे उसने कोई अर्जेंट नेचर का टेम्परेरी ऑर्डर करना है। अब वो किन सिचुएशन में करेगा, ये बलूचिस्तान की एक इसमें अमेंडमेंट है, वो आप देख लेना। लेकिन आगे 2 में वो क्या कह रहा है, वो किन सिचुएशन में करनी है, वो आगे सारी हमारे पास आ जाएंगी। Subsection 2, an order under this section may, in case of emergency or in cases where the circumstances do not admit of the serving in due time of a notice upon the person against whom the order is directed, be passed ex parte। वो पहली बात कह रहे हैं कि सबसेक्शन 2 में कि ये जो ज़िला नाज़म ने ऑर्डर करना है ना, ये एक्स पार्टी भी हो सकता है अगर बहुत सीरियस किस्म की एमरजेंसी हो और उसको बुलाने जाने में बड़ा टाइम वगैरह जाया हो। तो ये उस बंदे को जिसके अगेंस्ट भी ऑर्डर पास करना है ना, उसको बुलाए बगैर भी उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी किया जा सकता है, क्योंकि ये टेम्परेरी नेचर के हैं, कुछ टाइम के लिए होंगे। अच्छा, फिर 3 में क्या कह रहा है? एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन मे बी डायरेक्टेड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और टू पब्लिक जनरली व्हेन फ्रीक्वेंटली और विजिटिंग अ पर्टिकुलर प्लेस। ये ऑर्डर जो है 144 का, ये किसी एक बंदे के अगेंस्ट भी हो सकता है और जनरल पब्लिक के अगेंस्ट भी हो सकता है। यानी ये मेरे अकेले के इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी किया जा सकता है, कोई ज़िला नाज़म कर सकता है। या फिर अब जनरल, जब वो दफ़ा 44 लग गई है, इकट्ठे नहीं होना जी, ये क्या है, ये जनरल पब्लिक के अगेंस्ट हुआ है ना, किसी स्पेसिफिक प्लेस के लिए भी किया जा सकता है। क्लियर हो गया? एक्स पार्टी भी हो सकता है, जनरल पब्लिक के अगेंस्ट भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकता है। 4 में क्या कह रहे हैं? The Zilla Nazam may either on his own नहीं भाई, ये आप इसको समझो, ये जो ऑर्डर कह रहा है ना, अभी वो सिचुएशन नहीं बता रहे कि किन सिचुएशंस में ये ऑर्डर देना है। अभी तक तो वो सिर्फ ये बता रहा है कि ज़िला नाज़म ने करना है, उसको रिकमेंड करेंगे। ये एक्स पार्टी भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकता है, पब्लिक जनरल पब्लिक के अगेंस्ट भी हो सकता है। सिचुएशंस अभी तक नहीं है कि किन सिचुएशंस में वो आगे आएंगे। अच्छा, 4 में क्या कह रहे हैं? ज़िला नाज़म में ईदर ऑन हिज ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन एग्रीव्ड, रिजाइंड और ऑल्टर एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन बाय हिमसेल्फ। यानी उसको वो कह रहे हैं कि अगर तो किसी को एक टेम्परेरी किस्म का ऑर्डर, ये जो 144 वाला ये ज़िला नाज़म ने दे दिया, उससे किसी को तकलीफ़ है, वो एप्लीकेशन देगा तो उस ऑर्डर को वो ऑल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। मेरे अगेंस्ट एक ऑर्डर दे दिया, मुझे बुलाया भी नहीं, मैं गया हूँ, मैंने जाके कहा ये गलत ऑर्डर है जी, इसमें ये कुछ होना चाहिए, तो वो अपने उस ऑर्डर को आल्टर भी कर सकता है। या जो ज़िला नाज़म उससे पहले था, वो उसने ऑर्डर किया था, वो चेंज हो गया अगले दिन ही, ये नया आ गया, मैं इसके पास भी जाता हूँ तो ये भी अल्टर कर सकता है, ये इसको अल्टर किया जा सकता है। ठीक है, ये अभी तक कोई एब्सोल्यूट उस तरह नहीं है। वो कह रहे हैं इसमें कोई चेंजिंग भी अगर करवाओ, आप जाके चैलेंज करो तो बता सकते हैं, वो हो सकती है उसमें। ठीक है, 5 में क्या कह रहे हैं? Where such an application is received, the Zilla Nazam shall afford to the applicant an early opportunity of appearing before him, either in person or by a pleader, or showing cause against the order. And if the Zilla Nazam rejects the application wholly or in part, he shall record in writing his reasons for doing so. इसका क्या मतलब है?
जिस बंदे ने भी जाके एप्लीकेशन दे दी है ना कि जी ये ऑर्डर गलत किया, जो आपने मेरे अगेंस्ट ऑर्डर कर दिया, वो इसी को आपने एप्लीकेशन देनी है। ये फिर आपको बुलाएगा, आपको बाकायदा सुनेगा। आप चाहे खुद चले जाओ, चाहे वकील के थ्रू चले जाओ, फिर आपके पास जो एविडेंस है वहाँ पे उसके सामने इसको दिखाओ कि नहीं जी ये जो आपने मेरे अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया ये गलत है। या जनरल पब्लिक के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास किया तो उनकी तरफ से अगर कोई 5-7 बंदे मिल के चले जाए, जो भी टेम्परेरी ऑर्डर ज़िला नाज़म करता है वो उसके पास ही जाके हम चैलेंज करेंगे। वो हमें सुनेगा और उसके बाद वो फ़ैसला देगा, और जो फैसले में वो ऑल्टर भी कर सकता है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है, इन पार्ट भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, और जो भी वो फैसला देगा इन राइटिंग होगा और उसका ऑर्डर की वो रीजनिंग देगा। यहाँ तक प्रोसीजर ही चल रहा है। ये 144 वाला क्या सारी कहानी है। फिर आगे आ जाए 6 में आपको क्या कह रहे हैं, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव डेज एंड नॉट मोर देन 7 डेज इन अ मंथ। पहली बात कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर होना ना 144 का पब्लिक के अगेंस्ट या किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट टेम्परेरी नेचर का, ये मैक्सिमम 2 दिन का एक वक्त में इकट्ठा हो सकता है। फॉर मोर देन रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन कंसेक्यूटिव डेज और नॉट मोर देन 7 डेज इन अ मंथ। महीने में मैक्सिमम 7 दिन और कंसेक्यूटिवली 2 दिन के लिए ये हो सकता है। फ्रॉम द मेकिंग देयर ऑफ अनलेस इन केसेस ऑफ डेंजर ऑफ ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी or a likelihood of a riot or an affray, the provincial government by notification in the official gazette otherwise direct। ऊपर वो क्या कह रहे हैं कि भाई ये महीने में 7 दिन के लिए और कंसेक्टिवली 2 दिन के लिए ऑर्डर होगा, लेकिन जहाँ पे मैटर किस किस्म का आ जाए, ह्यूमन लाइफ का, हेल्थ का, सेफ्टी का। अब आपको याद होगा कि कोरोना के दिनों में दफ़ा 44 नहीं रहती थी कि बाहर इकट्ठे नहीं होना था ना, वो हेल्थ का इशू था ना। अब वहाँ पे ये बैरियर जो था 2 दिन वाला या महीने में 7 दिन वाला, वो तो टूट गया। अब ये कह रहे हैं जब इस किस्म के मैटर आएंगे तो ये प्रोविंशियल राइट या अफरे वाला मसला हो, अब ये वो कोई अफरे क्या था, 2 बंदे आपस में लड़ पे, राइट क्या दंगे शुरू हो जाएं, इस किस्म की सिचुएशंस में भी अब ये रैली निकालनी हो, जलसा जुलूस करना हो, तो वो कहते हैं जी कि सिक्योरिटी का मसला है, दफ़ा 144 लगा देते हैं। वो कौन लगाती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाती है। कितनी देर के लिए रहती है? वो कभी कभी महीने के लिए लगाई होती है उन्होंने। तो यहाँ पे ये पावर लेकिन किसके पास है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, ये जब एक्सीड करना है तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं करना है। ठीक हो गया। सब सेक्शन 7, इन द एप्लीकेशन ऑफ सब सेक्शन 1 to 6 द डिस्ट्रिक्ट where the local government's elections have not been held or the Zilla Nazam has not been assumed the charge of the office, any reference in those provisions to the Zilla Nazam shall be read as a reference to DCO in relation to such districts। किसके पास थी मेन पावर? ज़िला नाज़म। 144 का ऑर्डर किसने करना था? ज़िला नाज़म है। लेकिन मसला ये है कि अगर वहाँ पे इलेक्शन ही नहीं हुए लोकल बॉडी के, ज़िला नाज़म ही नहीं है, फिर कौन करेगा? DCO। हमारे आप गौर करें, पंजाब में कोई, हाँ जी, अब पंजाब में इस टाइम कोई ये ज़िला नाज़म नहीं है, लोकल बॉडी के इलेक्शन ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में DCO कर रही है। ठीक है, ये बात भी क्लियर होगी। प्रोवाइडेड दैट this subsection shall ceases to have effect and shall deemed to have been repealed at any time when local government are installed in the districts as a force है। जब वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन हो जाएगा तो फिर तो इनका नहीं ना रहेगा, फिर तो वो ज़िला नाज़म ही करेगा। अब ये देखो, ये ऑर्डर्स किस से रिलेटेड हो रहे हैं? हेल्थ, सेफ्टी, राइट, अफरे, फिर ह्यूमन लाइफ, पब्लिक सेफ्टी, किसी किस्म की इस किस्म के मैटर होंगे तो ये इस किस्म के टेम्परेरी ऑर्डर किए जा सकते हैं। अब तो मेरा ख्याल ये किसने पूछा था? मोहसिन ने पूछा था ना। मोहसिन समझ आ गई है कि किन सिचुएशंस में आप कर सकते हो ये ऑर्डर्स। पब्लिक को सिंगल बंदे वाला, मैं अगर बाहर निकल के कोई एक ऐसी चीज़ें बेचना शुरू कर दूं या कोई ऐसा काम करूं जिससे पब्लिक को नुकसान होता हो, तो मेरे खिलाफ नहीं ये ऑर्डर हो सकता।
या मैं कोई ऐसा बिजनेस चला रहा हूँ, या मैं कोई भी, मेरे अगेंस्ट भी हो सकता है। वो यहाँ पे कह रहे हैं एट लार्ज भी हो, जनरल पब्लिक के लिए भी हो सकता है और किसी एक बंदे के लिए भी हो सकता है। अब वो होगा किस सरकमस्टांसिस में कोई ऑर्डर पास करना है। असल में हमारे दिमाग में ना फंसा हुआ है दफ़ा 144 का मतलब कि जी बंदों ने इकट्ठे नहीं होना, यही है ना। जनरल तो हमारे दिमाग में ये है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा। वो कह रहा है कि भाई ये किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो जाएगा, ये जनरल पब्लिक है। वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता नहीं है, इसलिए हम उसकी, अब वो हमारे दिमागों में भी नहीं बैठ रहा। पढ़ो ना, अगर ये किधर था जनरल पब्लिक और इंडिविजुअल वाला, ये देखो 3 में, एन ऑर्डर ऑन दिस सेक्शन मे बी डायरेक्टेड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेरे अगेंस्ट भी ज़िला नाज़म कर सकता है। मैंने कोई ऐसा, मैं कोई बाहर कोई, मैं अपने घर के बाहर कोई चीज़ें बेचना शुरू कर रहा हूँ, कोई गलत किस्म की चीज़ें, यानी जिससे हैज़र्ड है, लोगों के लिए नुकसानदेह, मेरे अगेंस्ट भी वो रोक सकता है। ये बिज़नेस बेशक आपका, उसको उठा के मारो, यानी कोई भी मैं गलत करूँगा। और टू पब्लिक जनरली व्हेन फ्रीक्वेंटली और विजिटिंग अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर प्लेस। आप ये देखो ना कि या तो सुबह पंजाब में पूरे में लगा दें, या मुल्तान में दफ़ा 44 लगा लें, या ये बखर में लग जाए, आपके DCO वगैरह लगा दें, किसी पर्टिकुलर प्लेस। देखें, जब पूरे सूबे में कोई काम डालना हो ना, तो फिर तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही डालती होती है, वो ये कर देती होती है। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन है ये 144 की हद तक तो पूछ लो। क्लियर है? अब ये असल में ना दिमाग से हमने ये भी याद रखना है, दफ़ा 144 इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकती है। अच्छा जी, व्हेन एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड एब्सोल्यूट अंडर सेक्शन 136, 137, 138 में, वो एब्सोल्यूट हम पढ़ के आ रहे हैं ना, ऑर्डर हो रहे हैं मैजिस्ट्रेट, वो यही कह रहे हैं, the magistrate shall give notice of the same to the person against whom the order was made, and shall further require him to perform the act directed by the order within the time fixed by the notice, and inform him that in case of disobedience he shall be liable to punish। सीधी सी बात है। अब जो ऑर्डर था वो एब्सोल्यूट जब हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उन पे एग्जीक्यूशन भी तो करवानी है, उस पर अमल दरामद भी तो करवाना है। वो कह रहे हैं जैसे ही ऑर्डर, ये कहानी अब वहाँ से ही शुरू होगी, ऑर्डर एब्सोल्यूट हुआ, उसके बाद क्या होगा, मैजिस्ट्रेट नोटिस दे देगा उसको टाइम भी बता देगा, भाई इतने दिनों में ये काम करो। ठीक है, अगर वो नहीं करेगा तो 188 की कार्रवाई हो जाएगी उसके अगेंस्ट, सेक्शन 188। फिर आ गया subsection 2, consequences of disobedience of the order. If such act is not performed within the time fixed, magistrate cause it to be performed and may recover the cost of performing either by the sale of any building, goods or, उसने परफॉर्म नहीं किया, 188 की कार्रवाई भी होगी। फिर मैजिस्ट्रेट उस काम को करवाएगा भी, और उसको करवाने में जो भी कॉस्ट आएगी वो भी उसी से रिकवर होगी, चाहे उसकी कोई प्रॉपर्टी बेचो, चाहे कुछ भी करो। तो ये थोड़ा सा सीरियस काम हो जाता है। सब सेक्शन 3, नो सूट शैल लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन इन गुड फेथ। अब ये वो इसी से रिलेटेड कह रहे हैं कि जो मैजिस्ट्रेट ने यहाँ पे काम करवाया ना, उससे रिलेटेड उस पर फिर केस नहीं शुरू करवा देने। देखिए ये कह रहे हैं, रिमूव either by the sale of any building, goods or other property removed by his order, or by distress and the sale of any movable property भी उसकी सेल की जा सकती है कॉस्ट रिकवर करने के लिए ऑफ सच पर्सन विद इन और विदाउट द लोकल मैजिस्ट्रेट इफ सच अदर प्रॉपर्टी इज़ विदाउट सच लिमिट्स। वो ये यही बता रहे हैं कि वो उसकी चाहे मूवेबल है चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको सेल आउट करके तो उससे कॉस्ट रिकवर करवाई जाएगी। 141, प्रोसीजर ऑन फेलियर टू अपॉइंट जूरी और ओमिशन टू रिटर्न वर्डिक्ट। अब ये अगर तो उसने देखे हाफ मेंबर एप्लीकेंट ने अपॉइंट करने थे ना कि ये जूरी में होंगे, अगर वो करता ही नहीं है, या वो जूरी फैसला ही लेके आती जो फिक्स टाइम था उसमें, क्या फिर क्या होगा। इफ़ द एप्लीकेंट बाई निगलेक्ट और अदरवाइज प्रिवेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ द जूरी or from any cause the jury appointed do not return their verdict within the time or within such further time as magistrate may, या तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया था फिर भी नहीं वो लेके आया, फिर क्या होगा, the magistrate may pass such order if he thinks fit and such order shall be executed in the manner
प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 140। सेक्शन 140 के अकॉर्डिंगली वो कहते हैं इसको फिर अमल दरामद उस पर करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है 142 इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी, कि जितनी देर में इंक्वायरी हो रही है ना उस दौरान में इंजंक्टिव ऑर्डर्स भी मैजिस्ट्रेट दे सकता है कि जब तक ये प्रोसीडिंग्स ख़त्म नहीं होती तब तक आप ये काम नहीं करोगे। अब देखें इसमें क्या कह रहा है, इफ़ ए मैजिस्ट्रेट मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 133 कंसिडर्स, 133 में क्या कर रहा है वो कंडीशनल ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, कंसिडर्स दैट इमीडिएट मेजर्स should be taken to prevent imminent danger or injury to serious kind to the public. He may whether a jury is to be or has to be appointed or not issue such an injunction to the person against whom the order was made as is required to obviate or prevent such danger। यानी वो एक किस्म का इंजंक्टिव ऑर्डर जब वो 133 में जाके शुरू वाला ऑर्डर कर रहा है कंडीशनल ऑर्डर, उस टाइम पे वो इंजंक्टिव ऑर्डर भी दे सकता है साथ, ये उसके पास पावर है कि ये काम ना करो या ये काम करो। इन डिफॉल्ट ऑफ सच पर्सन फोर्थ वे ओबेइंग द इंजंक्शन द मैजिस्ट्रेट मे हिमसेल्फ यूज और कॉज इट टू बी यूज बाय सच मींस। अगर वो नहीं मान रहा इंजंक्टिव ऑर्डर को भी तो मैजिस्ट्रेट उसको काम को करवा भी सकता है, किसी दूसरे को भेज सकता है कि भाई आप ये काम करो, यानी वो अपने इंजंक्टिव ऑर्डर पे अमल भी करवाएगा और उसको लगता होगा ऑब्वियसली ये तो बड़े सीरियस मैटर में ही जाके उसने इंजंक्टिव ऑर्डर देना है ना। नो सूट चल लाई, अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई सूट सिविल सूट ही नहीं फाइल करने शुरू कर देने उस बंदे के अगेंस्ट मैजिस्ट्रेट के अगेंस्ट, इस किस्म की वो साथ साथ बताते जा रहे हैं। 143 मैजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रेपिटेशन और कंटिन्यूस ऑफ पब्लिक न्यूज, मैजिस्ट्रेट वो ये इसको रिपीट नहीं करना, इस किस्म के भी ऑर्डर दे सकता है। मे ऑर्डर एनी पर्सन नॉट टू रिपीट और कंटिन्यू अ पब्लिक न्यूसेंस एंड डिफाइंड इन द पाकिस्तान पीनल कोड। ठीक है, ये कितना सिंपल था। 143 में यही कहा है कि भाई उसको ये भी ऑर्डर दे देगा कि आपने अब इसको दोबारा रिपीट नहीं करना, ये नहीं कि अभी मैंने ख़त्म करवाया वो आपने फिर वहाँ पे दीवार लगा के लोगों का रास्ता बंद कर दिया। कितना इजी चैप्टर था, ये मज़ेदार चैप्टर था कि नहीं, ये दोनों ही बड़े मज़ेदार चैप्टर थे। लेकिन ये याद रखना, ठीक है, वो गलत ऐसा काम कर रहा है तो आपके गली में किसी ने कोई रुकावट खड़ी कर दी है, आपका रास्ता बंद कर दिया है, आप अपने हमसायों से किसी वजह से तंग हो, यानी इस किस्म के जो काम है जो न्यूसेंस में आते हैं जिससे आवाम तंग है, तो उसके लिए ये चैप्टर बड़ा मुफीद है। लिखो एक दरख्वास्त मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दे दो, आगे प्रोसीजर वो हमारे सामने ही आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा ये भी चैप्टर है। हाँ जी न्यूसेंस का मतलब तो यही है ना, रुकावट देना, किसी को तकलीफ़ देना, पब्लिक न्यूसेंस, अवाम को तकलीफ़ हो रही है, ये जो सेक्शन 133 है ना इसमें स्पेसिफिक चीज़ें भी बता दी गई हैं जो कि पब्लिक न्यूसेंस वाली आएंगी 133 में। अच्छा, अब इसमें पहली बात तो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ये पावर है, उसको हमने एप्लीकेशन देनी होती है। सब सेक्शन 1 देखिए, अगर 133 वाला कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस whenever a magistrate of the first class considers, फर्स्ट क्लास वाला मैजिस्ट्रेट, ऑन रिसीविंग अ पुलिस रिपोर्ट और अदर इंफॉर्मेशन, यानी दो तरीक़ों से बात आ गई ना, एक तो पुलिस वाले जाके कर रहे हैं उसको, या फिर कोई आम बंदा आप में हमें किसी से कोई पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा तो हम भी जाके, हमारा जो कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाला है, हम भी उसको जाके इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। पुलिस वाले रिपोर्ट दें या फिर कोई भी बंदा जाके अगर इंफॉर्मेशन दे। एंड ऑन टेकिंग सच एविडेंस इफ एनी एज ही थिंक्स फिट दैट एनी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी वे, रिवर और चैनल which is or may be lawful used by the public or from any public place। अब ये सारी आगे वो चीज़ें बताई जा रहा है कि जिन में वो सिचुएशंस बता रहा है। पहली बात तो कोई रास्ता था, कोई रिवर था, कोई पानी के गुजरने का रास्ता था, आवाम उसको यूज़ कर रही थी, किसी ने बंद कर दिया, उससे रिलेटेड वो समझता है अगर मैजिस्ट्रेट के कोई ऑर्डर करना है। पहली सिचुएशन तो ये आ गई। दूसरी क्या आ गई, दैट द कंडक्ट ऑफ ट्रेड और ऑक्यूपेशन, यानी अगर मिसाल के लिए लें तो हमारा ये रिहायशी इलाका जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे मेरे घर के साथ कोई फैक्ट्री लगा लें,
जहाँ पे कोई अब ये लॉजिक नहीं बनती कि रिहायशी एरिया में कोई आके मेरे साथ वाले घर में कोई बिज़नेस इस किस्म का शुरू कर दे जो कि अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो मैं तंग हो रहा हूँ, वहाँ मुझसे तंग हो रही है, यहाँ पे चमड़े की फैक्ट्री मेरे साथ खोल ले, तकलीफ़ होगी ना। या फिर और क्या है, और द कीपिंग ऑफ एनी गुड्स और मर्चेंडाइज इज़ इंजीरियस टू हेल्थ और फिज़िकल कंफर्ट ऑफ द कम्युनिटी। वो इसी किस्म का कोई गोदाम बना ले मेरे घर के साथ और उसमें इस किस्म की कोई चीज़ें रखे जिससे बड़ा पब्लिक हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही हो, तो ये आ गया। फिर और रेगुलेटेड सच गुड्स और यानी इस किस्म का कोई काम करे। फिर क्या, दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग or the disposal of any substance as likely to occasion conflagration or explosion should be prevented। कोई कंस्ट्रक्शन इस किस्म की बिल्डिंग की कर दे या कोई ऐसा काम करे जिससे कोई आतशी या एक्सप्लोजन होने का ख़तरा हो, इस किस्म की कोई वो हरकतें कर रहा, तो उसके लिए भी आप ये पब्लिक नुएसेंस में आती है, डेंजरस काम है ना। नेक्स्ट क्या करें, दैट एनी बिल्डिंग टेंट और स्ट्रक्चर और एनी ट्री इज़ इन सच अ कंडीशन दैट इट इज़ लाइकली टू फॉल और देयर बाई कॉज इंजरी टू द पर्सन लिविंग। वो ना अगर किसी ने घर इस किस्म का बना लिया, कोई इस किस्म की बिल्डिंग है, कोई टेंट इस किस्म का लगा दिया, कोई उसके घर में ट्री है वो गिरने वाला है जिससे नुकसान होगा, यानी इस किस्म की जो हरकतें हैं वो सारी न्यूसेंस में ही आ रही हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, दैट एनी टैंक वेल और एक्सक्वेशन, यानी कोई टैंक का कोई कुआं है, कोई खुदाई वो अपने घर में करी जा रही है या किसी भी जगह पे करी जा रहा है, कोई पब्लिक वे है उसमें खुदाई शुरू कर दो आप, यानी कोई भी इस किस्म का कोई काम कर रहे हो एडजेसेंट टू एनी सच वे और पब्लिक प्लेस, खुदाई शुरू कर दी है, कोई कुआं बनाना शुरू कर दिया है पब्लिक वे के साथ, किसी मेरे घर के साथ यहाँ पे किसी ने कुआं खोद दिया, तो वो मुझे तकलीफ़ है ना, कोई आवाम को तकलीफ़ है, सड़क पे कुआं खोद दो तो गिरेगा तो नुकसान होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है कि दैट एनी डेंजरस एनिमल शुड बी, अब घर में को बब्बर शेर रख ले तो ये डेंजरस ही है ना आम आवाम के लिए। अब इसके लिए भी लाइसेंस वगैरह होते हैं, कोई शेर वगैरह रखना हो, लेकिन कोई डेंजरस एनिमल हो तो वो भी लाइसेंस नहीं लिया, उसके लिए पूरी प्रिकॉशंस नहीं ली, व्हाटएवर, तो आप जा सकते हो कि भाई इसने गलत किस्म का घर में आप कोई और कौन से डेंजरस जानवर होते हैं, अजदे रखने शुरू कर दो, सो इस किस्म का या कोई डेंजरस एनिमल कुछ भी हो, तो इस किस्म के काम ये पब्लिक न्यूसेंस में आ रहे हैं, इससे आवाम को तकलीफ़ हो सकती है। तो वो कह रहे हैं जब ये इस किस्म के आएंगे तो वो फिर ऑर्डर देगा कि भाई बंद करो इस किस्म के काम को। अब ये आगे, सच मैजिस्ट्रेट मे मेक ए कंडीशनल ऑर्डर, जब उसके पास पुलिस ऑफिसर के थ्रू रिपोर्ट आई है, पुलिस के थ्रू या किसी बंदे ने आके इंफॉर्मेशन दी है, तो जज साहब क्या करेंगे, स्ट्रेट वे कंडीशनल ऑर्डर देंगे, ठीक है। रिक्वायरिंग द पर्सन कॉजिंग सच ऑब्स्ट्रक्शन और नुएसेंस और कैरिंग ऑन सच ट्रेड और ऑक्यूपेशन और कीपिंग सच गुड्स और मर्चेंडाइज और ओइंग पोजेसिंग कंट्रोलिंग द बिल्डिंग टेंट्स, वो ये इस किस्म के जितने भी काम है ना उनके रिगार्डिंग स्ट्रेट वे जज साहब कंडीशनल ऑर्डर देंगे विद इन ए टाइम टू बी फिक्स्ड इन द ऑर्डर। ठीक हो गया कि ये रोको भाई, ये काम सारे आप बंद करो, और टाइम भी बता देगा। अब वो कहेगा क्या कंडीशनल ऑर्डर में, टू रिमूव सच ऑब्स्ट्रक्शन टू डिसस कैरिंग ऑन, यानी इस किस्म के ये आगे वो फर्दर बता रहे हैं सारे कामों को रोकने के लिए वो इस किस्म के ऑर्डर दे सकता है। और इफ़ ही ऑब्जेक्ट सो टू डू to appear before himself or some other magistrate of the first class or second class at the time and the place to be fixed by the order and move to have the order set aside or modified in the manner hereinafter provided. No order duly made by a magistrate under this section shall be called as in question in any civil court। भाई सीधी सी बात है, जब मैजिस्ट्रेट के पास ऑर्डर आएगा तो वो इस किस्म के ऑर्डर कर सकता है, और ये कंडीशनल ऑर्डर होगा, उसको टाइम वगैरह भी बता देगा कि भाई इस टाइम पे आपने अदालत में आ जाना है, मेरे सामने पेश हो जाना। और इस ऑर्डर को, ये जो कंडीशनल ऑर्डर है, इसको किसी सिविल कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये सब सेक्शन 2 में बता दिया है। अच्छा, ये 134 में क्या कह रहे हैं, सर्विस ऑफ नोटिफिकेशन और ऑफ ऑर्डर, ये जो ऑर्डर जज साहब ने कर दिया है इसकी सर्विस भी तो करवानी है ना, उसका क्या तरीका होगा। दी ऑर्डर, अच्छा
The order shall, if practicable, be served on the person against whom it is made in manner hereinafter provided of summon. जिस बंदे ने के अगेंस्ट ये एप्लीकेशन दी गई है ना कि ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, उस पर पर्सनली सर्व करवाना है जैसे समन करवाए जाते हैं. If such order cannot be so served, it shall be notified by the proclamation published in such manner as the provincial government may by rule direct, and a copy thereof shall be stuck up at such place or places as may be. देखें, पहली बात तो ये है कि समन भेजने हैं उसी बंदे को जिसके अगेंस्ट ये एप्लीकेशन आई है. सेकेंडली आ गया कि अगर वो नहीं मिल रहा तो फिर वो पब्लिकेशन किसी जगह पे बताया जाएगा कि कहाँ पे लगानी है, वो गवर्नमेंट बताएगी. ऑब्वियसली वो जहाँ पे रहता वगैरह वहाँ पे बताया जाएगा, या जहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट हो रही है वो कह रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट बताएगी कि भाई कहाँ पे किन प्लेसेस पे ये पब्लिकेशन लगानी है कि भाई आ जाओ, आपके अगेंस्ट ये एप्लीकेशन ये इंफॉर्मेशन दी गई है और उस पर ये ऑर्डर हो गया, इस डेट पे कोर्ट में आ जाओ. 135 में क्या करें, पर्सन टू होम ऑर्डर इज एड्रेस टू ओबे और शो कॉज और क्लेम ज्यूरी. देखें, जो बंदे के अगेंस्ट ये इस किस्म की शिकायत हो गई है ना, उसके पास अब ऑप्शन क्या है. पहला अब इसमें आ जाएगा कि वो ओबे कर जाए. जो जज साहब ने कंडीशनल ऑर्डर में कहा है ना कि ये रुकावटें हटाओ, ये काम बंद करो, ये ट्री गिरने वाला इसको हटाओ, जो भी वो हमने 133 में पढ़ा ना, वो कंडीशनल ऑर्डर जो भी दिया गया उसको मान जाए. दूसरी बात आ जाए कि वो कोर्ट में आके कहे नहीं जी ये ऑर्डर गलत है, फिर वो अपनी साइड की ऑब्वियसली एविडेंस देगा. तीसरा ये है कि वो ज्यूरी भी क्लेम कर सकता है. वो ज्यूरी ये होता है कि कम से कम 5 बंदे होंगे, 5 से ज़्यादा भी होते हैं ऑड नंबर्स में, 5, 7, 9 जितने भी ये मैजिस्ट्रेट फिर अपॉइंट कर दे, वो ज्यूरी फिर मौके पे जाती है, इंक्वायरी वगैरह करके वो जो फैसला देते हैं. तो ये 3 ऑप्शन उसके पास 135 में बता रहे हैं कि यही होंगे. अब इसी के गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमना है. ये ऑप्शन याद रखने हैं उसके पास 3 के अगर पब्लिक न्यूज़ ज्यूरी का मतलब को, अब ये पुराने दौरों में एक तो अदालत है ना, ज्यूरी भी एक प्राइवेट बंदे कह लो कि वो फैसला करेंगे, मौके पे जाएंगे, इंक्वायरी वगैरह करके वो बताएंगे कि ये ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा. हाँ जी, पंचायत पंचूत तो, और अब पंचायत को वही कर लें 5 पंचायत ज्यूरी, 5 कम से कम 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं. बस समझने वाली बात है ना, वो फैसला करेंगे, वो बताएंगे कि भाई ये सही कह रहा है या नहीं कह रहा है, ये इन्फॉर्मेशन ठीक थी नहीं ठीक थी, वो आगे सारा आता जाना है. अच्छा जी, द पर्सन अगेंस्ट होम सच ऑर्डर इज मेड शैल परफॉर्म विद इन अ टाइम एंड द मैनर स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर एक्ट डायरेक्टेड देयर बाई. यानी जिस किस्म के उसके ऑर्डर दिए गए हैं वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा. जो रुकावटें हटाने के लिए कहा गया वो सारे वो काम करेगा, ओबे करेगा. appears in accordance with such order and either show cause against the same, या फिर वो आके उसको कहेगा कि नहीं जी ये गलत आपने कंडीशनल ऑर्डर दिया है, इस किस्म की कोई मसला नहीं है. ऑब्वियसली वो अपने साइड से आएगा. और अप्लाई टू द मैजिस्ट्रेट बाई होम इट इज़ मेड टू अपॉइंट अ ज्यूरी टू ट्राई वेदर द सेम रीजनेबल और प्रॉपर. कौन से 3 उसके पास ऑप्शन आ जाएंगे, आप मुझे बताओ. कोई आप में से बताए. सिंपल सी बात है, जब न्यूसेंस होनी है किसी के अगेंस्ट, पहली बात जेहन में रख लें, इन्फॉर्मेशन कौन देगा, पुलिस भी दे सकती है या को प्राइवेट बंदा भी दे सकता है कि भाई मुझसे इससे 133 में जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उस किस्म की तकलीफ़ है. फिर उसके बाद उसको सुनने के बाद एक कंडीशनल ऑर्डर, अगर तो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाला सेटिस्फाई हो गया और कंडीशनल ऑर्डर देगा, अब वो समन के थ्रू उस तक पहुंचाया जाएगा. अगर वो पहली बात तो उसको उसके लिए समन प्रैक्टिकेबली कोशिश की जाएगी कि उस पर ही सर्व करवाए जाएं. लेकिन अगर वो नहीं हो सकता तो वो पब्लिकेशन का तरीका आ जाएगा. फिर उस बंदे के पास जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन आई है, इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके पास 3 ऑप्शन है. मान जाए या फिर कहे नहीं, मैजिस्ट्रेट के सामने आके इसको अपनी एविडेंस लाए, प्रूव करे कि ये गलत है, ऐसा कोई मसला नहीं है. या फिर वो कहे हम जी ज्यूरी के पास चलते हैं, वो कह दे कि जी आप ज्यूरी अपॉइंट कर दें. ठीक हो गया. 136 में क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज फेलिंग टू डू सो.
लेकिन अगर उसने तीनों काम ही नहीं किए, वो आया ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये जो ऑर्डर, जो कंडीशनल ऑर्डर दिया गया था मैजिस्ट्रेट का, वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, अभी ख़त्म बात, भी अब इस पर अमल ही होना है। देखिए, इफ़ सच पर्सन डज नॉट परफॉर्म सच एक्ट और अपीयर और शो कॉज और अप्लाई फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जूरी एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 135, he shall be liable to penalty prescribed under section 188 PPC। अगर वो आता नहीं है, उसके बाद उसने उस ऑर्डर को भी नहीं किया, उसने कोर्ट में आके मैजिस्ट्रेट में उसको डिफेंड भी नहीं किया अपने वर्जन को, फिर उसने ज्यूरी के लिए भी नहीं अप्लाई किया, तो फिर एक तो वो ऑर्डर एब्सोल्यूट हो गया, ख़त्म बात, अब उस पर अमल दरामद वाला काम शुरू होगा। सेकेंडली 188 PPC की उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी होनी शुरू हो जाएगी कि अगर कोई ऑर्डर्स वगैरह ना माने, वो क्रॉस रेफरेंस में जाके 188 PPC आप खुद पढ़ लेना, इसमें बार बार ये सेक्शन आना है, ठीक हो गया। फिर 137 के प्रोसीजर व्हेन ही अपीयर्स टू शो कॉज। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, वो आ गया, उसने ओबे नहीं किया, लेकिन वो कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने आ गया, तो फिर यहाँ पे प्रोसीजर आगे का क्या चलेगा। Subsection 1, if he appears and show cause against the order of magistrate, he shall take evidence in manner in provided in chapter 20। ये जो CRPC का chapter 20 है ना, एविडेंस, जिसमें बताया गया कि कोर्ट में एविडेंस कैसे ली जाएगी, वो कह रहे हैं मैजिस्ट्रेट उसके अकॉर्डिंगली एविडेंस लेगा, ऑब्वियसली दोनों साइडों से एविडेंस आएगी। इफ मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड द ऑर्डर इज नॉट रीजनेबल एंड प्रॉपर, नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द केस। The magistrate is not so satisfied, the order shall be made absolute। दो बातें होंगी। 136 में क्या था, वो अपीयर ही नहीं हो रहा, वो आया ही नहीं, उसने ऑर्डर भी नहीं मानना जो दिया गया था, उसने वो एविडेंस वगैरह भी कोई नहीं लाया, वो आया ही नहीं है, जब ऑर्डर एब्सोल्यूट 188 की कार्रवाई। यहाँ पे कह रहे हैं वो अपीयर हो गया, उसने चैलेंज कर दिया, वो अपनी एविडेंस लेके आएगा, दूसरे अपने एविडेंस लेके आएंगे, चैप्टर 20 के अकॉर्डिंगली देखा जाएगा, यानी पूरा मुआवजा करेगा। उसके बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि मेरा ये कंडीशनल ऑर्डर गलत था, ये जो एप्लीकेंट है ये तो ठीक कह रहा है, कोई ऐसी न्यूसेंस नहीं है, वो ऑब्वियसली उसका ऑर्डर पिछला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर एविडेंस लेने के बाद उसको लगा कि नहीं भाई ये न्यूसेंस बनती है, तो फिर क्या होगा, जो उसका कंडीशनल ऑर्डर था वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, वो पहले वाला उसी तरह रहेगा, ठीक हो गया। दो सिचुएशंस हो गई हैं, पहले में नहीं आया तो एब्सोल्यूट 188 की कार्रवाई, दूसरे में आ गया एविडेंस चैप्टर 20 के अकॉर्डिंगली ली जाएगी, उसके बाद फैसला, या तो ऑर्डर एब्सोल्यूट हो जाएगा या पिछले ऑर्डर को ख़त्म कर दिया जाएगा। सिंपल सी कहानी चल रही है, कोई इसमें मसला तो अभी तक मेरा नहीं ख्याल इस चैप्टर में कोई इतनी टेंशन वाली बात है। 136 में क्या कह रहे हैं, प्रोसीजर व्हेन ही क्लेम्स ज्यूरी। अब तीसरी उसने ऑप्शन ली, वो कोर्ट में आया, आके कहता नहीं जी ज्यूरी बनाओ आप, मैंने इधर फैसला फूसला कोई नहीं करवाना ना, मैं ये कहता हूँ कि ये आपका पिछला ऑर्डर ठीक था, आप ज्यूरी बनाओ इसमें। ऑन रिसीविंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 135 टू अपॉइंट अ ज्यूरी द मैजिस्ट्रेट, फिर वो एप्लीकेशन देगा बाकायदा मैजिस्ट्रेट को, ठीक है। अब ये फिर मैजिस्ट्रेट ने क्या करना है, जब एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पे उसने कोई बहस नहीं करवानी कि ज्यूरी बनवाओ, ये उसके पास एज ए राइट उसने ज्यूरी क्लेम करनी है, क्योंकि सेक्शन 131 में 135 में बाकायदा लिखा हुआ है कि वो क्लेम कर सकता है एज ए ज्यूरी। पहले उसने इस बातों पे वैसे नहीं करवानी कि नहीं जी ज्यूरी आप बनाओ, या जज कहेगा मैंने नहीं बनानी, नहीं, 135 में लिखा हुआ है, उसके पास ये राइट है, वो एप्लीकेशन देगा, मैजिस्ट्रेट ज्यूरी बनाएगा उसकी। फोर्थ विद, अच्छा एप्लीकेशन दे दी, फिर मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, फोर्थ विद अपॉइंट अ ज्यूरी कंसिस्टिंग ऑफ एन अनइवन नंबर ऑफ पर्सन नॉट लेस देन 5 ऑफ होम 4 मैन, अच्छा, एंड 1/2 ऑफ द रिमेनिंग मेंबर्स शैल बी नॉमिनेटेड बाय सच मैजिस्ट्रेट एंड द अदर मेंबर्स बाय द एप्लीकेंट। देखें, कम से कम 5, उससे ज़्यादा 7 हो जाए, 9 हो जाए अनइवन में। अब उसमें से एक तो जो ज्यूरी का फोरमैन कह लो, जो हेड होगा, वो मिसाल के तौर पे 5 की ज्यूरी बनानी है, उसमें से एक मेंबर जो हेड है और 2 मेंबर आधे, वो कौन अपॉइंट करेगा, वो करेगा मैजिस्ट्रेट, और जो बकिया आधे रह जाएंगे वो ये जिसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन दी गई है ना, जो ज्यूरी का क्लेम कर रहा है, आधे वो बनाएगा, ठीक है। अगर 9 है तो एक हेड हो गया, वो भी मैजिस्ट्रेट बनाएगा, उसके अलावा 8 में से 4 इधर वाले,
ये भी मैजिस्ट्रेट, और उधर वाले जो रिमेनिंग 4 होंगे वो एप्लीकेंट जो ज्यूरी क्लेम कर रहा है वो बताएगा कि कौन से बंदे इस ज्यूरी में शामिल होंगे। ठीक हो गया। समन सच फोरमैन एंड मेंबर्स टू अटेंड एट सच प्लेस एंड टाइम एज मैजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। ठीक हो गया ना। अब ये चैप्टर नंबर 9 से शुरू करते हैं। अब इसमें बेसिकली ये बड़े इजी से चैप्टर्स हैं। इसमें चैप्टर नंबर 9 में क्या है, अनलॉफुल असम्बली को हम पढ़ चुके हैं पीपीसी में सेक्शन 141 में, कि 5 या 5 से ज़्यादा बंदे अगर इकट्ठे हुए हैं कहीं पे और उनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट है, उस असम्बली को डिस्पर्स कैसे किया जाएगा ये इस चैप्टर में बताया गया। बड़ा सिंपल, अगर सादा लफ्ज़ों में करें तो सीधी सी बात है, कोई भी यहाँ पे चैप्टर में बता रहे हैं, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो इसको डिस्पर्स करने का कहेगा, सिविल फोर्स वो यूज़ कर सकता है, लेकिन स्ट्रेट अवे गोली नहीं किसी पे चला देनी। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। अगर फिर भी वो डिस्पर्स नहीं होते, मुंतशर नहीं होते वो लोग, तो फिर मिलिट्री वगैरह का, दूसरी फोर्सेस वगैरह को भी बुलाया जा सकता है। ये सारा कुछ इस चैप्टर में बताया गया है। अब लेकिन अब हम इसको सेक्शन वाइज ज़रूर करेंगे क्योंकि उसके बगैर तो फिर हमारा कंप्लीट नहीं ना होता। अब 127 में देखें, असेंबली टू डिस्पर्स ऑन कमांड ऑफ मैजिस्ट्रेट और पुलिस एनी। अब यहाँ पे ऑफिसर है इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन मे कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली और एनी असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सनस likely to cause disturbance of public peace। पब्लिक पीस को अगर डिस्टर्ब करने जा रही हो कोई अनलॉफुल असेंबली 5 या 5 से ज़्यादा बंदों की, टू डिस्पर्स, तो वो उसको कह देगा उन लोगों को कि भाई डिस्पर्स हो जाओ, ये पुलिस ऑफिसर। एंड इट शैल देयर अपॉन बी द ड्यूटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सच असेंबली टू डिस्पर्स अकॉर्डिंगली। यानी सबसे सॉफ्ट काम तो यही होगा ना कि उनको कहा जाएगा भाई आप मुंतशर हो जाओ। पहला ये आ गया यूज़ ऑफ सिविल फोर्स। दूसरा फिर अगला स्टेप क्या हो रहा है, इफ़ अपॉन बीइंग सो कमांडेड एनी सच असेंबली डज नॉट डिस्पर्स, कि अगर कहा गया है कि आप डिस्पर्स हो जाओ लेकिन वो डिस्पर्स नहीं हो रहे, फिर क्या करेंगे, असेंबली डज नॉट डिस्पर्स और विदाउट बीइंग सो कमांडेड इट कंडक्ट्स इटसेल्फ इन सच अ मैनर एज टू शो a determination not to disperse. Any officer in charge of a police station may proceed to disperse such assembly by force। अब यहाँ पे वो फोर्स यूज़ करके फिर उनको डिस्पर्स करने की कोशिश करेगा। एंड मे रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ एनी मेल पर्सन, किसी मेल पर्सन की वो असिस्टेंस को भी ले सकता है। नॉट बीइंग एन ऑफिसर, यहाँ पे अब इस सेक्शन में वो जब फोर्स यूज़ करनी है तो पहले स्टेप में उसने मिलिट्री वगैरह को नहीं बुला रहा, किसी मेल पर्सन की वो असिस्टेंस तो ले सकता है, लेकिन अगले सेक्शन में वो अगली लाइन में वो क्लियर कर रहा है कि भाई वो कोई आर्मी मैन, कोई नेवी का ये वाले ना हो, सिविल पर्सन को, प्राइवेट पर्सन की वो ले सकता है। एंड एक्टिंग एज सच फॉर द पर्पज़ ऑफ डिस्पर्सिंग सच असेंबली। जहन में ये रखना है कि इस चैप्टर में जो गोल अचीव करना है वो असेंबली को डिस्पर्स करना है। बार बार ये बात जहन में हमारे होनी चाहिए और इस हर लाइन में वो क्लियर कर रहे हैं कि भाई मकसद सिर्फ ये है कि उनको डिस्पर्स कर दो। फॉर द पर्पज़ ऑफ डिस्पर्सिंग सच असेंबली एंड इफ़ नेसेसरी अरेस्टिंग एंड कन्फाइनिंग द पर्सन हु फॉर्म पार्ट ऑफ इट। तो इसके लिए ऑब्वियसली वो फोर्स यूज़ करनी है, उसके लिए लोगों को अरेस्ट भी कर सकते हैं, कन्फाइन भी कर सकता है।
अगर वो नहीं जा रहे तो असम्बली को तो डिस्पर्स करना, तो उनको अरेस्ट वगैरह किया जा सकता है। इन ऑर्डर टू डिस्पर्स सच असम्बली और दैट दे मे बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। पहला मकसद तो हो गया असम्बली को डिस्पर्स करना है, साथ अगर वो नहीं डिस्पर्स हो रहे फिर उनको अरेस्ट कर रहे हैं, उनको डिटेन कर रहे हैं, ताकि उनके लॉ के मुताबिक उनसे निपटा जाए, जो अगर उनको कोई सज़ा देनी है क्योंकि वो ऑर्डर्स ओबे नहीं कर रहे इस वजह से। अब यहाँ पे प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट फॉर डिस्पर्सिंग एनी असम्बली फायरिंग शैल नॉट बी रिजॉर्टेड टू एक्सेप्ट। पहली बात तो क्लियर बता रहे हैं कि भाई आप ये डिस्पर्स करने के लिए जो फोर्स यूज़ करनी है उसके लिए ये नहीं कि सीधी जाके फायरिंग खोल दो, बिल्कुल नहीं, इसकी तो इजाज़त ही नहीं है। लेकिन आगे फिर वो सर्कमस्टांसेस भी बता रहा है, एक्सेप्शन भी दे रहा है। एक्सेप्ट अंडर द स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द पुलिस नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। देखिए अगर तो फायरिंग की ज़रूरत पड़ गई है तो वो भी जो डायरेक्शन देनी है वो एएसपी या डीएसपी से निचले रैंक के किसी ऑफिसर ने नहीं देनी, और वो भी आ जाता है फिर वो हवाई फायरिंग। ये तो नहीं कि स्ट्रेट लोगों पे आपने फायरिंग करनी है, चाहे वो आगे जो कुछ भी है, वो अलहदा जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे हमें पुलिस लॉज में मिल जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे वो कह रहे हैं अगर फायरिंग करने की ज़रूरत पड़ भी गई है तो एएसपी डीएसपी से छोटे रैंक के जो हैं ऑफिसर्स वो डायरेक्ट भी नहीं इसका कर सकते। अब 129 इससे भी बात नहीं बन रही। If any such assembly cannot be otherwise dispersed, and if it is necessary for the public security that it should be dispersed, and the police officer of the highest rank not be below an assistant superintendent और वही ASP और DSP जो है who is present, जो मौके पे present हो, may cause it to be dispersed by armed forces। तो फिर वो आर्म्ड फोर्सेस को बुला सकता है और उनके थ्रू इनको डिस्पर्स करवा सकता है। 129 और 130 ये दोनों सेक्शन आपस में कनेक्टेड है, ये उसी को आगे फर्दर लेके जा रहा है। व्हेन ऑफिसर ऑफ द हाईएस्ट रैंक ऑफ ये एएसपी और डीएसपी जो है डिटर्मिन्स टू डिस्पर्स एनी सच असेंबली बाय द आर्म्ड फोर्सेस, यानी वो जब वो ये डिसाइड कर लेता भी अब मुझे आर्म्ड फोर्सेस को बुलाना पड़ेगा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है कि मैं इनको डिस्पर्स कर सकूँ। He may require any officer thereof in command of any group of persons belonging to armed forces to disperse such assembly with the help of armed forces under his command, and to arrest and confine such persons forming part of it as the magistrate or such a police officer may direct। और सिंपल सी बात इसमें कह रहे हैं कि वो जब यहाँ पे उसको बुलाएगा एएसपी या डीएसपी के रैंक से कम वाला बंदा नहीं होगा, और फिर वो आर्म फोर्सेस को बुलाएगा, वो वहाँ पे जाके इनको असिस्ट करेंगे। इनकी अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि वो इनकी डायरेक्शन के अंडर काम करेंगे, ये जो भी आर्मी के मिलिट्री के ट्रुप्स वगैरह आएंगे, भाई हकीकत में ऐसे नहीं होता। बहरहाल जी वो भी अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, ताकि उनको बाद में फिर उनसे निपटा जाए। Subsection 2 Every such officer shall obey such requisition in such manner as he thinks fit, but in so doing he shall use a little force and do as little injury to person and property as may be consistent with the dispersing the assembly and arresting and detaining such person। अब यहाँ पे भी वो बेशक वो कह रहे हैं कि ये आर्म फोर्सेस को भी ले आए हो, लेकिन फोर्स उन्होंने कितनी यूज़ करनी है, उन्होंने जितनी रिक्वायर्ड हो उससे ज़्यादा नहीं करनी, जिससे बहुत लिटल सी इंजरी कॉज हो सकती हो लोगों को, प्रॉपर्टी को या किसी पर्सन को। ये तो नहीं ना कि सीधे ही जाके टैग लेके पहुंच जाना और जाके जी हम डिस्पर्स करने हैं, इस तरह नहीं। बहुत यूज़ ऑफ फोर्स करना होता है इस मैटर में सेंसिबली, ताकि नुकसान ना हो, बस इसको इस तरह समझ लें। अच्छा जी, अब यहाँ पे 131 में ये कह रहे हैं कि जब पब्लिक सिक्योरिटी का मसला हो और कम्युनिकेट ना हो सक रहा हो बिटवीन उन ऑफिसर्स के जो मौके पे मौजूद हैं, लेकिन ज़रूरी हो इंटरवेंशन, तो ये आर्म्ड फोर्सेस का कोई भी ऑफिसर जो है वो खुद से भी वहाँ पे जा सकता है और जाके हेल्प आउट कर सकता है इस अनलॉफुल असम्बली को डिस्पर्स करने के लिए। 130 और 129 में था कि वो बुलाएंगे उसको, यहाँ पे 131 में है कि वो खुद भी जा सकते हैं। अब ये देखें ना, when the public security is manifestly endangered, यानी अब पब्लिक सेफ्टी को अमन व अमान का मसला बन सकता है by any such assembly
एंड व्हेन अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिले यानी ASP और DSP कैन बी कम्युनिकेटेड विद, उनके साथ अगर रब्ता नहीं हो सकता, any commissioned officer of the Pakistan Army may disperse such assembly by military force and may arrest and confine any person forming part of it. In order to disperse such assembly, and they can be punished according to the law, but if while he is acting under this section it becomes practicable for him to communicate with वो उन पुलिस वालों के साथ, पहले अगर पब्लिक सिक्योरिटी का मसला था लेकिन कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं थी किसी भी कंसर्न ASP DSP के साथ, तो वो खुद से वहाँ पे एक्ट कर सकते हैं कोई भी मिलिट्री का ऑफिसर आर्म्ड फोर्सेस के ज़रिए। लेकिन वो बाद में कह रहे हैं कि अगर कम्युनिकेशन हो जाएगी तो फिर उनके साथ मिलकर उनको असिस्ट करके ये सारा कुछ करेंगे। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ही शैल डू सो एंड शैल देयर फॉरवर्ड देन forward obey the instructions of the such police officer as to whether he shall or he shall not continue such action। फिर वो ऑब्वियसली जो पुलिस ऑफिसर मौके वाला होगा उसको वो फॉलो करेंगे, जिस तरह वो कहेंगे कि अगर कंटिन्यू करना है तो करो, अगर नहीं करना बस हमने हालात काबू कर लिए, यानी कोऑर्डिनेट आपस में करेंगे। तो ये सिंपल सी बात है। खुद पुलिस ऑफिसर पहले सबसे ऑब्वियसली वो आपने देखा नहीं मौक़ों पे जाके वो बड़े से लाउड स्पीकर पकड़ के कह रहे होते हैं कि पीछे हो जाओ, ख़त्म कर दो, मुंतशिर हो जाओ। तो पहले सादा सा तरीका वो, नहीं तो फिर अगर नहीं हो रहे हैं तो फोर्स यूज़ की जाएगी। अगर फिर भी बात नहीं बन रही तो फिर आर्म्ड फोर्सेस को भी बुलाया जा सकता है किसी अनलॉफुल असम्बली को डिस्पर्स करने के लिए। वहाँ पे उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, कन्फाइन भी किया जा सकता है, ताकि उनके अगेंस्ट जो वो लॉ को तोड़ने जा रहे हैं या वो ओबे नहीं कर रहे डायरेक्शन, तो उनके अगेंस्ट जो कानूनी कार्रवाई हो सकती हो वो भी करें। अच्छा, ये 131A भी इसमें एक एडेड है। इसमें क्या कह रहे हैं, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी प्रॉपर्टी public peace and maintenance of law and order it necessary to secure the assistance of armed forces of civil forces. The provincial government may require with the prior approval of the federal government, or federal government may on its own or on the request of provincial government direct any officer of the armed forces or civil forces not the below the rank of अच्छा, ये यहाँ पे इस सेक्शन में तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी ये पावर दी गई है कि वो भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रायर सेंक्शन लेनी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी फेडरल गवर्नमेंट की आर्म्ड फोर्सेस को बुलाने के लिए, और फेडरल गवर्नमेंट तो वैसे ही बुला सकती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अगर बुलाना है तो उससे फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है। प्रोवाइडेड दैट सच पावर शैल नॉट इंक्लूड द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट, एवरी सच ऑफिसर शैल ओबे द सच रिक्विजिशन और डायरेक्शन एज द केस मे बी एंड इन डूइंग सो यूज सच फोर सर्कमस्टांसेस में रिक्वायर। वही सारी बातें आ रही है भी उतने की जितनी सर्कमस्टांसेस रिक्वायर्ड हों उसके अकॉर्डिंगली वो यूज़ करेगा। अब यहाँ पे सेक्शन भी बताए हुए थे जो पावर्स के उन्होंने दी हैं 131A में, यानी और इसको आप देख लीजिएगा। 132 प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अब यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि ये जो कार्रवाई की जाएगी इनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस नहीं किए जा सकते। No prosecution against any person for any act purporting to be done under this chapter shall be instituted in criminal court। पहली बात एक्सेप्ट, लेकिन एक्सेप्शन क्या आएगी, with the sanction of provincial government। provincial government की प्रायर अप्रूवल होगी तो फिर यहाँ पे क्रिमिनल केसेस किए जा सकते हैं। अगर लगता है किसी को कि गलत क्रिमिनल फोर्स यूज़ की गई है, एक्सेस पावर यूज़ की गई है, अभी लाठी से काम हो सकता था, डंडों से काम हो सकता था, वहाँ पे फायरिंग ही खोल दी है। तो बहरहाल ये जो प्रोटेक्शन है उसमें वो कह रहे हैं अगर करना है केस तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अप्रूवल उनकी सैंक्शन के साथ हो सकता है। अच्छा जी, इसमें आगे वो कुछ सर्कमस्टांसेस भी बता रहे हैं। नो पुलिस ऑफिसर एक्टिंग दिस चैप्टर, यानी अगर वो गुड फेथ में कर रहा है तो फिर तो नहीं हो सकता। गुड फेथ तो ये गुड फेथ में अगर किया हुआ तो फिर तो नहीं हो सकता। प्रोवाइडेड दैट नो सच प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट अगेंस्ट एनी ऑफिसर और सेलर और एयरमैन इन आर्म्ड फोर्सेस एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। हाँ देखें, अगर तो ये आर्म फोर्सेस के जो मिलिट्री वाले हैं, कोई नेवी की अगर थी इन्वॉल्वमेंट, उनके अगेंस्ट केस करना है तो फिर फेडरल गवर्नमेंट की सैंक्शन लेनी है,
उसके अलावा जो दूसरे पुलिस वाले हैं अगर उनके अगेंस्ट केस फाइल करना है, आप प्रोसिक्यूशन करना चाह रहे हो, क्रिमिनल केस फाइल करना चाह रहे हो, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, जिस सूबे की वो गवर्नमेंट होगी, उसकी प्रायर परमिशन लेनी होती है। 132A में डेफिनेशन ही बताई हुई हैं कि आर्म्ड फोर्सेस में मिलिट्री, नेवी, एयर फोर्सेस, ये सारे इंक्लूडेड हैं। सिविल आर्म्ड फोर्सेस में अब कौन कौन से आएंगे? पाकिस्तान रेंजर्स, फ्रंटियर क्रॉप्स, FC जो होते हैं, बलूचिस्तान कॉन्स्टेबलरी, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड, ये सारे ये सिविल फोर्सेस जो आ रही हैं ना, वो सिविल आर्म्ड फोर्सेस उनमें आते हैं। ऑफिसर क्या होगा? इन रिलेशन टू आर्म्ड फोर्सेस मीन्स अ पर्सन कमीशन गैजेटेड और इन पे एज एन ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड इंक्लूड जूनियर कमीशनड ऑफिसर, वारंट ऑफिसर एंड पेटी ऑफिसर्स। यानी कौन कौन से बंदों को हमने ऑफिसर मानना है, वो आर्म्ड फोर्सेस के ये बता रहे हैं इस रैंक वाले। सोल्जर इंक्लूड्स अ मेंबर ऑफ फोर्सेस इंस्टीट्यूट। ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, इसमें सीधी सी बात यही है कि भाई अगर तो किसी अनलॉफुल असम्बली को डिस्पर्स करना है ना, तो आप पहले उनको पुलिस ऑफिसर करेगा कि भाई वार्न करेगा कि भाई डिस्पर्स हो जाओ, उनको कहेगा, नहीं करेंगे सिविल फोर्स, अगर वो भी नहीं करेंगे तो फिर आर्म फोर्सेस को भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो इस चैप्टर में।